एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आपके फिजिक्स क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स और क्लास 12 फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने स्टार्ट किया है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब तक हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जो कि है गॉस लॉ। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस लॉ रिलेट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद गॉस लॉ का स्टेटमेंट और उसका फॉर्मल प्रूफ देखेंगे, और उसके बाद जाएंगे वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। गॉस लॉ का एप्लीकेशन में है सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले एक टर्म जान लेते हैं, वो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया को जनरली हम लिखते हैं, ट्रीट करते हैं स्केलर, लेकिन क्लास 12 में हम एरिया को एज एरिया वेक्टर पढ़ेंगे। और एरिया वेक्टर होता क्या है? कुछ नहीं, सिंपली सपोज एक सिंपल प्लेन एरिया है, एक सरफेस है जिसका एरिया है ए, किसी भी शेप का हो सकता है। तो इस प्लेन सरफेस पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं दो तरह से। एक इस सरफेस के एक तरफ और दूसरा सरफेस के ऊपर, मतलब दोनों सरफेस के दो तरफ दो नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव मान ले तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं आउटवर्ड नॉर्मल, और ये इनवर्ड नॉर्मल है। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल की। तो ये हुआ आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर का डायरेक्शन, और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर एन कैप डिफाइन करते हैं। अगर इस एरिया को इस एन कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा, और इसी क्वांटिटी को हम कहते हैं एरिया वेक्टर। तो सिंपली एरिया का जो आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन होगा, तो उस आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में एरिया को हम कहेंगे एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर ए है एरिया वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है ए, और डायरेक्शन ये यूनिट वेक्टर एन कैप से शो कर रहा है। तो ये प्लेन सरफेस के लिए है, मतलब ओपन, जिसको हम 2 डायमेंशनल सरफेस कहते हैं। लेकिन क्लोज सरफेस होगा तो वहां पर किस तरह से हम आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्लोज सरफेस का मतलब बाउंडेड सरफेस, 3 डायमेंशनल सरफेस जिसमें वॉल्यूम हो। जैसे कि कोई क्यूब है, सपोज ये एक क्यूब है कि क्यूब बाउंडेड सरफेस है, तो इसमें कितने सरफेसेस है? 6 सरफेसेस हो सकता है, 1 2, ये इधर 3, ये 4, ये सामने वाला 5 और ये पीछे वाला 6। तो ये सरफेस पे हम एक तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल, साथ ही इनवर्ड नॉर्मल। तो हमें इनवर्ड नॉर्मल से मतलब नहीं है। जब भी हम एरिया वेक्टर को निकालेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा ही आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होता है। तो इस क्यूब के लिए ये वाला जो सरफेस है, इसमें एरिया वेक्टर ये इस डायरेक्शन में है। ये वाला सरफेस अगर देखें तो ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये सामने वाला सरफेस के लिए एरिया वेक्टर टुवर्ड्स दी, मतलब अपवर्ड दी पेपर, जो पेपर का सरफेस है, और इसी तरह से बैकवर्ड के लिए इसके पीछे इस तरफ हो जाएगा आउटवर्ड नॉर्मल। अगर कोई स्फेरिकल शेप ले लें तो स्फेयर में हम जानते हैं जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होता है वो नॉर्मल डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो रेडियस के अलोंग जो डायरेक्शन होगा उसे हम एक्सटेंड कर दे इस तरह से, तो ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है, और ये क्या दिखाएगा? ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर अगर हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखें तो इधर होगा, इस पॉइंट पर देखें तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। इसी तरह से हर पॉइंट पर स्फेरिकल सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि कोई सिलेंडर है। सिलेंडर भी एक क्लोज सरफेस है, 3 डायमेंशनल सरफेस है, मतलब वॉल्यूम होता है सिलेंडर में। तो सिलेंडर में 2 तरह का सरफेस होता है, एक तो ये जो प्लेन सरफेस है, और ये वाला है, ये प्लेन सरफेस होता है, साथ ही ये इसका कर्व्ड सरफेस है, ये वाला, ये कर्व सरफेस है। तो प्लेन सरफेस पे जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा इस सरफेस के लिए इस डायरेक्शन में होगा, तो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में,
इसी तरह से यहाँ पर जो प्लेन सरफेस है, सर्कुलर सरफेस जो है, उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और ये कर्व सरफेस के लिए हर पॉइंट पे आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से किसी भी पॉइंट पे हम आउटवर्ड नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस सरफेस पे चले आए इस पॉइंट पे तो इधर होगा, इसी तरह से हर पॉइंट पे आउटवर्ड नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा वो होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो आई होप आपको एरिया वेक्टर क्लियर होगा। एरिया वेक्टर कुछ नहीं, सिंपली एरिया मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर इन आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का मीनिंग होता है, जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है टू फ्लो। ये किसी फ्लूइड के फ्लो से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देखें तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में अगर कोई फील्ड है तो वहां पर अगर किसी सरफेस को रख दें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना क्रॉस कर रहा है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है, जो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहां पर होगा इलेक्ट्रिक लाइंस, दिस इज एन, इसको करेक्शन कर लें, LINES, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस हेल्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी भी सरफेस से जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर यूनिफॉर्म फील्ड होगा तब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सपोज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें ये एक सरफेस है जिसका सरफेस एरिया है S, ये एक प्लेन सरफेस है और ये परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम है। तब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करते हैं एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, ये सिंबल है फाई, E फॉर इलेक्ट्रिक। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिखेंगे जब नॉर्मली होगा सरफेस E इंटू S। सेम अगर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस है जो किसी एंगल थीटा पर है, मतलब जो सरफेस पे एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा E cos थीटा, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में E cos थीटा हो जाएगा। मतलब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है नॉर्मल डायरेक्शन में। तब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखते हैं E cos थीटा S, मतलब ES cos थीटा। तो अगर किसी एंगल पे होगा तो यहाँ पर हो जाएगा ES cos थीटा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन होता है या हम उसको कैलकुलेट करते हैं बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, दैट इज फाई E इज इक्वल टू E डॉट ds। तो डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एज ES cos थीटा, जहां पर थीटा है एंगल बिटवीन E एंड S, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट है तो फाई एक स्केलर क्वांटिटी होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है, जो किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस इन द फील्ड, साथ ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैग्नीट्यूड पे और एरिया पे। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब स्ट्रॉन्गर होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा पास करेगा, और
इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा। साथ ही मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया भी सेम है, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा, दोनों कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है, मतलब सरफेस का ओरिएंटेशन किस तरह से है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पर कुछ थीटा का स्पेशल वैल्यू के लिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से डिपेंड करता है। तो पहला है जब सरफेस इज नॉर्मल टू ई, मतलब सरफेस इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस है वो आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब इस तरह से है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, तो उस केस में जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि ई और एस दोनों पैरेलल है। ई और एस पैरेलल होगा तो थीटा 0 होगा। थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो उस केस में थीटा 0 है। थीटा 0 है तो फाई को हम लिखते हैं एज ई एस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ई एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 बराबर होता है 1, तो ये हो गया ई एस। तो ये पॉजिटिव आया यहाँ पर फ्लक्स, तो जो फाई ई एस इसका मतलब है पॉजिटिव फ्लक्स। फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा प्लेन सरफेस पे, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है, पैरेलल है दोनों। इसका मतलब क्या होता है? इसका फिजिकल मीनिंग ये है द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर लीविंग द सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से एंटर कर रहा है और ये आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर जा रहा है, मतलब सरफेस से बाहर जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर लीविंग द सरफेस, पॉजिटिव फ्लक्स का ये मतलब हुआ। सेकेंड केस हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो सरफेस के। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ई एस कॉस थीटा। तो ई एस कॉस थीटा मतलब कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री होता है 0, मतलब फ्लक्स विल बी 0। That means there is no flux through the surface. कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल पास होगा सरफेस से, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं एज द लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग या क्रॉसिंग दी सरफेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फ्लक्स नहीं है, तो फ्लक्स विल बी 0। फ्लक्स 0 का मतलब क्या हुआ? ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है सरफेस में, ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लीविंग द सरफेस। थर्ड केस इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगा सरफेस के, दैट मीन्स एरिया वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल है और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल की तरफ हो, तो उस केस में दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तो इस केस में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई एस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस ई एस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड जा रहा है, डायरेक्शन इधर है, दैट मीन्स ये आउटवर्ड डायरेक्शन है और ये इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एंटरिंग दी सरफेस। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एंटरिंग दी सरफेस। और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर लीविंग दी सरफेस। तो ये हो गया डिस्कशन अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, मतलब ई एस कॉस थीटा। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हम क्या करते हैं? सपोज ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई भी एक शेप, आर्बिट्ररी शेप ले लेते हैं, कोई रेगुलर शेप नहीं है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक प्लेन सरफेस रखा है, तो इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये पूरे सरफेस को हम स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक एरिया एलिमेंट का एरिया है ds,
स्मॉल एरिया है। तो इस तरह से बहुत सारा एरिया एलिमेंट होगा इस पूरे सरफेस में। तो यहां पर हमने मान लिया एक एरिया एलिमेंट है ds, और ये इतना स्मॉल है कि इसको फॉर इंस्टेंट हम मान सकते हैं ये प्लेन सरफेस है, और ये सरफेस इस तरह से है। तो ये प्लेन सरफेस है। तो यहां पर इस पॉइंट पे देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, जो कि लाइंस ऑफ फोर्स पे टेंजेंशियल है, और ये एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर है, तो ds वेक्टर इधर हो गया। दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो इस एरिया एलिमेंट से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो E डॉट ds इस सरफेस के लिए हो गया। इसी तरह से हम दूसरे सरफेस एलिमेंट के लिए निकाल सकते हैं। तो यहां पर भी कुछ होगा, ds का डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, उसी तरह से E डॉट ds सबके लिए निकाल लेंगे। मतलब हर एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है, तो टोटल हम जब सम कर देंगे तो पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में समेशन को हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं। तो समेशन यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द टोटल सरफेस एरिया विल बी इंटीग्रेशन E डॉट ds, जहां पे इस इंटीग्रेशन का मतलब है इंटीग्रल ओवर द इंटायर सरफेस S। तो यहां पर सिर्फ आपको क्या याद रखना है, यूनिफॉर्म फील्ड में हम लिखते हैं E डॉट S, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखना है वो है, मान लेते हैं ये सरफेस प्लेन सरफेस नहीं है बल्कि क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस मतलब 3 डायमेंशनल सरफेस, जैसे कि कोई बलून। तो फॉर ए क्लोज सरफेस सच एज ए बलून एटसेट्रा, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज गिवन बाय फाई E इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस E डॉट ds। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन में एक क्लोज साइन, इस तरह का एक सर्कल बना देते हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस S। तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चाहे किसी भी सरफेस के लिए। तो अगर क्लोज सरफेस है तो यहां पर सिर्फ एक क्लोज साइन आ जाएगा। तो ये वाला ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि हम यूज करेंगे गॉस लॉ में। तो गॉस लॉ क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकलता है उसी को रिलेट करता है, उसी के लिए वो स्टेटमेंट वैलिड है। तो ये वाला फॉर्म हम यूज करेंगे गॉस लॉ में। तो क्लोज सरफेस के लिए क्या हो गया, फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस S E डॉट ds। अब इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट और डायमेंशंस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ES cos थीटा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका 2 SI यूनिट हो जाएगा, क्योंकि E का 2 SI यूनिट होता है। तो पहला SI यूनिट हो गया, E का हो गया न्यूटन पर कूलम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। E का एक और SI यूनिट होता है, दैट इज वोल्ट पर मीटर, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट से आता है। तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। उसके बाद है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फाई का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ES cos थीटा, तो नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। E का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT का पावर -3 A का पावर -1, और S है एरिया, एरिया के लिए L स्क्वायर, तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ML3T-3 A-1। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूनिट एंड डायमेंशंस। तो आज हमने कर लिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। नेक्स्ट क्लास में हम गॉस लॉ का स्टेटमेंट प्रूफ पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, और नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।